10 बार साइबर अटैक किया है। और ये साइबर अटैक कैसे दोनों देशों को घात पहुंचाएगा, ये न्यू एरा ऑफ वॉर है शैलेंद्र सर, और इसमें साइबर अटैक इज वन ऑफ द ह्यूज एंड मेजर रोल इनटू द वॉर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ना केवल इजराइल और ईरान के बीच में है, आप देखेंगे दुनिया में हर जगह है। ये जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जहां तक आपने जो अगर 10 सेकंड दे तो आपने बोला ना कि उसने बोला है कि इजराइल को यूएस भी नहीं बचा पाया। ये प्रोपोगंडा और काउंटर प्रोपोगंडा दोनों कंट्रीज से चलते रहेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा कौन सा वॉर है जो कभी से चलता नहीं आया है, चलता दिख नहीं रहा है और चलता नहीं कभी अमेरिका दिल पे ले सकता है ये बात? नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्यों? अरे देखिए, वैसे मैं नॉट दैट कि मेरी कोई यूएस के साथ एनिमिटी है। यूएस एक वो बेशरम देश है जो हर काम कर सकता है, कोई उसके बारे में कुछ भी बोलता रहे, वो करता अपना ही है अपने आप में। ज्यादा बड़ी बात है कि इजराइल इस चीज को टॉलरेट नहीं करता। अगर दोनों कंट्रीज में आप कंपेयर करें तो इजराइल बहुत सेंसिटिव है कि वो इंस्टेंट उसी समय पर अटैक करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर ये जो चल रही है, इसमें इकोनॉमिक घाटा दूसरी कंट्री को ज्यादा दिया जाता है। आपके अपने घाटे कम होते हैं एक तरह से कि आपके मैन पावर रिलेटेड, एयरक्राफ्ट रिलेटेड आपके कोई लॉसेस नहीं है। तो इसलिए आप साइबर वॉरफेयर में ज्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, लेकिन श्याम सर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट आप कीजिए, क्योंकि जब ये वॉर चल रही थी, वो 12 दिन के वॉर में भी इजराइल की कोशिश थी कि वो साइबर अटैक करे ईरान पर, और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत सशक्त है। क्या उस स्तर पर वॉर इजराइल ने जारी रखी? भाई भले सीज फायर हो गया हो फिजिकल तौर पर, वहां हो सकता है कि इजराइल की वॉर जारी। लड़ाई 70 साल से कर रहा है वो, और खासकर ईरान के बारे तो बहुत अच्छा मित्र था। 40s जब 50s में 48 में जब आया था भिखारी बन के, जब भिक्षा मांगने ये इजराइल उस धरती पर, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक तो इन्होंने साथ दिया था। गुप्त मित्र रहे बहुत दिनों तक, फिर अभी शत्रु हैं। और लगातार मोसाद आपके सेंट्रीफ्यूज में बग डाल के पहले ही वेपन एनरिचमेंट प्रोग्राम को परेशान कर चुका है इजराइल, और साइबर अटैक कई बार कर चुका है। उनके साइंटिस्ट को मारना या गुप्त रूप से उनके अंदर की सारी जो सेनापति है उनको मारना और साइबर अटैक करना, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं ये। इसके बिना एक्चुअल जो फिजिकल वॉर है वो सफल नहीं होता। तो अंदर मनोबल तोड़ने के लिए, फैसिलिटीज को ध्वस्त करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अंदर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने के लिए साइबर अटैक की जरूरत पड़ती है, और जो कोल्ड वॉर में ज्यादा चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 450 साइबर अटैक किए गए ईरान की ओर से। हम इजराइल के सशक्त होने की बात करते हैं, साइबर अटैक ज्यादा किए गए हैं ईरान की ओर से। इस पर बात करें, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत तेजी से एटम बम बनाएगा ईरान। यूरोपीय संघ ने, अधिकारियों ने इस बात की आशंका जताई है, बहुत गुप्त तरीके से, सीक्रेसी के साथ रूस से एटम बम बना सकता है। मैं व्यूवर्स आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रशिया ने जंग के दौरान भी ये कहा था कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकते हैं ईरान को, और अब जो सीक्रेटिव तरीके से एटम बम देने की बात है, वो यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने आशंका इस बात की जताई है। शैलेंद्र सर, आप कैसे एलोबरेट करेंगे इस पूरी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को ये बात क्लैरिटी से पता है कि अगर उसने किसी भी अटैक से बचना है, चाहे वो यूएस और इजराइल का हो, वो सिर्फ और सिर्फ जब होगा जिस दिन वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। दैट मींस उसके पास वो बम की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और ये दोनों कंट्री यूएस और इजराइल सिर्फ यही कोशिश में है। और जो अब आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का भी जो कंसंट्रेशन है कि ये बम बनाने की न केवल कोशिश करेंगे, और ये वो वाली बात है कि जब आदमी कोशिश की ठान ले वो बना भी लेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना पाएगा, चाहे रूस सपोर्ट करे या ना करे। खरीदने को तो ये कल सवेरे पाकिस्तान से खरीद लें ये बम, कौन सी बड़ी चीज़ है? उनका बम तो ऑलवेज अवेलेबल है फॉर सेल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये कैपेबिलिटी अपने आप लेना, अपने पास रखना, ये मुझे अगर डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ईरान को अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपनी डिफेंसिव मेंटालिटी के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया इसको देखती है एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनाता है तो वो इजराइल और यूएस के लिए ही बनेगा। ठीक है, लेकिन श्याम सर, इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल और ईरान, अमेरिका तो रोक रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना ले पाए। एक झटके में अगर रूस ने दे दिया न्यूक्लियर पावर तो शायद ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा इजराइल, अमेरिका और पूरे यूरोपीय देशों के लिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये न्यूज़ बहुत लेट से आई है कि अमेरिका, ये रशिया उनको ये बॉम्ब देना चाहता है। ये मुझे क्यूबा क्राइसिस की याद दिलाता है। देखिए क्या हो रहा है कि उनके प्लांट कहां चलेगी, यूरेनियम कहां चलेगा, गायब है गए, फोर्डो को मार दिया, ये वो सब चल रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। जैसे कि टर्की में और पाकिस्तान में किसी ने एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं किसी स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए। ये तो मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा है लगातार कि ईरान में यही होने वाला है।
तो ये तो क्यूबा क्राइसिस का एक तरह से वो दोबारा होने वाला है ऐसा एक्शन। Repetitive। और ये लग रहा है कि अब सीन ऑफ एक्शन पे धीरे धीरे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और आपको एक दिन पता लगेगा कि ईरान ने एक विस्फोट कर दिया और ये एक्चुअली उसका अपना तो है नहीं, ये सब रशिया का किया हुआ है। ओपनली जब रशिया कहता है कि उसे हम बॉम्ब दे सकते हैं, क्या माने लगाएगा दर्शक इसके, क्या लगाएगा विश्व इसका माने कि कल का अगर हो गया तो आप बोल भी नहीं पाओगे। हमने कहा था पहले, हम कर रहे हैं, हमारे सपोर्टर हैं, आप भी तो कर रहे हो पाकिस्तान में, आप भी तो कर रहे हो टर्की में, आप भी तो नाटो के साथ हेल्प कर रहे हो, तो कैसे आप आकलन करते हैं इसका, कैसे आप विरोध कर पाओगे? ये स्थिति बन रही है। फॉर न्यूक्लियर वेपन ईरान इज अनस्टॉपेबल, अगर एक लाइन में समझें। और इसमें कोई शक नहीं है, इस समय ईरान के लिए एक और सिर्फ एक जिंदगी का एम है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, उससे मेरे को न्यूक्लियर डिटरेंस की जो वैल्यू है वो मिले, और जिस दिन मौका लगे तो आप देखेंगे कि इजराइल और यूएस के खिलाफ होगा। टॉप प्रायोरिटी इजराइल। थोड़ा मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, व्हाट विल बी द रोल ऑफ इजराइल अगर रूस पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन दे देता है? देखिए, ब्लैक मार्केट में आप बात करें तो इजराइल खुद भी बैक फुट पर है। उसके पास अपना एटॉमिक बॉम्ब है और ये डिक्लेयर्ड नहीं है, आईएईए को इंस्पेक्शन करने का अधिकार वहां नहीं है। तो इजराइल देखिए अपने सिद्धांतों से तो मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन देखिए अगर ईरान चाहे और रशिया चाहे तो ये कुछ भी करते रहें। जो सीक्रेट वेपन प्रोग्राम है वो आज तक कोई देश किसी को रोक नहीं पाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, लेकिन हथियार कोई और भी दे रहा है। खबर यूक्रेन को लेकर है, यूक्रेन को एक बार फिर से अमेरिका हथियार देने जा रहा है। रूस का यूक्रेन पर अटैक के बाद यह बड़ा फैसला है, यूक्रेन को पैट्रियट मिलेगा। ट्रंप ने कहा है कि मिसाइलों की जरूरत है यूक्रेन को। ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की, ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी से भी यूक्रेन का समझौता हुआ है। लेकिन यह रिश्ता क्या कहलाता है शैलेंद्र सर? इससे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे जेलेंस्की को, और आज अचानक से इतना बड़ा सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम देने की इतनी बड़ी इंसल्ट थी कि जेलेंस्की को आपने व्हाइट हाउस बुलाकर जिस तरीके से सुनाया था, पूरी दुनिया देख रही थी कि इजराइल जो यूक्रेन है वो अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं करेगा, और कुछ दिन तक यूएस ने वेपन सिस्टम नहीं भी दिए थे। पैट्रियट के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम जो यूएस को है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर वो कंसंट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है शायद मिडिल ईस्ट में जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाने की कोशिश कर रहा है, वहां वो शायद थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल को उससे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट अपने अपने हैं। यूएस का इंटरेस्ट, यहूदियों ने उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। इजराइल इज टॉप ऑफ द टॉप प्रायोरिटी, यूक्रेन इज ओनली प्रायोरिटी बिकॉज टू काउंटर रशिया, अदरवाइज और कोई एम नहीं है। अगर आप मोटे तौर पर देखें, अगर आपने यूक्रेन को सपोर्ट करना था नेटो में मिला लेते, ना आप मिला रहे हो, आपने उस कंट्री को मरवा दिया। आपने जेलेंस्की के थ्रू उसकी अपनी कंट्री को, पता नहीं कितने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं 70% मर गई, 80% मर गई, 90% मर गई, लेकिन आप इमेजिन करिए उसको मिला कुछ नहीं, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन मिल रहा है। यूक्रेन को कोई भी सपोर्ट अगर यूएस दे रहा है, इट इज टू काउंटर ओनली एंड ओनली रशिया। लेकिन पैट्रियट कितना बड़ा सेवियर साबित होगा, श्याम सर आप अगर समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि इस पैट्रियट को इससे पहले भी रशिया कई बार तहस नहस कर चुका है। देखिए, ये मीडियम से शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज तक मारने वाली मिसाइल है। ये एक तरह से देखिए थर्ड लेयर पे आती है, लॉन्ग रेंज के लिए उतनी सुटेबल नहीं है, और ये हम इसको यूज करते हैं 60, 70, 80 माइल किलोमीटर तक अगर हम इसको यूज करें। देखिए पैट्रियट सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड प्रूवन सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के अगेंस्ट में काम करती है। पर जब आप बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हो, आप किंजर की बात करते हो, आप जो उनके जो मिसाइल्स आते हैं एक के बाद एक, आप देख रहे हो रशिया की मिसाइल जब कीव को दहलाते हैं, तो वहां कितना ये कामयाब होगा ये पैट्रियट, ये मुश्किल है कहना। हालांकि इजराइल ने उसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया, आयरन डोम के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त रहा। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल हो, इस तरह की मिसाइल्स आ रही हो और ड्रोन स्वैप करे, तब मुश्किल पड़ जाएगी। जिक्र कर रहे हैं सर, आपने किंजल का जिक्र किया, खबर आ गई है रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है, 10 इस्कंदर क्रूज मिसाइल और 540 ड्रोन, ये बहुत बड़ा हमला किया गया यूक्रेन के ऊपर। 2 दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी, हालांकि अब खबर है कि सप्लाई होगी, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा यूक्रेन को। लेकिन ये इंटेंसिटी रशिया के हमलों की बहुत तेज, और इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है।